प्रिय मित्रों, आइए इस कोरोना के षड्यंत्र में आर्थिक पहलू के भारतीय परिवेश में जरा इसको समझें। पिछली बार हमने कुछ वैश्विक परिवेश में आर्थिक पहलुओं को समझा, अब भारतीय परिवेश में समझेंगे। हमारे पास बड़ी बड़ी जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज थी, जो 24 आवर्स वर्किंग वाली थी, उनको नहीं रोका गया और वैसे बहुत से सेक्टर रोक दिए गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज रोक दी गई। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी मार लघु और मंझले उद्योगपतियों पर पड़ी। इस लघु और मंझले उद्योग का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि ये सकल घरेलू उत्पाद में 40% तक का योगदान ये देते हैं, चाहे अपने सर्विस के थ्रू दें या अपनी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू दें। और सिर्फ योगदान जीडीपी में देते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये एमएसएमई जो है ये 70% रोजगार देती है। आज भारत में जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कम से कम 70% जो है छोटे और लघु उद्योग देते हैं। जो बड़े उद्योग हैं वो तो इतने आजकल ऑटोमेशन चल चुका है, तो उसमें तो मुश्किल से 10 से 15% का रोजगार वहां मिलता है। बाकी रोजगार सरकारी संस्थाएं देती हैं। और लेकिन जो आज लघु उद्योग में काम करता है वो इस देश की आज रीढ़ की हड्डी है। अब परेशानी क्या है, जितने भी प्रवासी कामगार आए हैं, आप ये समझिए आज के जमाने में जो सरकारों ने प्रवासी कामगारों को अपने प्रदेशों में वापस भेजा है, तो अपने प्रदेशों में वापस भेजने का जरा गौर फरमाएं। परेशानी क्या है? यदि सरकार को यह भेजना था तो मार्च के पहले सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में भेज दिया जाता, ताकि वो लोग अपने घर पहुंच जाते और अपना काम जो भी होता वो देखते। अब प्रश्न है कि आज की तारीख तक, मई अंत में, मई के आखिरी हफ्ते में, मई 15 के बाद से आपने प्रवासी कामगारों को घर भेजना शुरू किया, तो सरकार के इस निर्णय में एक विरोधाभास नजर आता है। 1.5 महीने तक तो आपने प्रवासी कामगारों को उसी जगह पर रहने के लिए कहा कि आप वहीं रहें, कहीं से वहां से मत जाए। आज आप उनको हिलने के लिए कहते हैं कि चलिए आप लोग अपने घर में आइए और 14 दिन क्वारंटाइन में रहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आदमी 1 जून को, जैसे आज की तारीख में बात करूं, जो आदमी आज की तारीख में अपने गांव में पहुंच रहा और भारत के कानून का पूर्णतः पालन करता हुआ यहां से 14 दिन का क्वारंटाइन वो करता है, तो 15 जून के आसपास वो व्यक्ति अपने गांव में रोजगार की तलाश के लिए खड़ा होता है। 15 जून का अर्थ ये हो गया कि लगभग 3 महीने, पौने 3 महीने उसके पास अपना कामकाज करने को नहीं था और 2 वक्त की रोटी स्वयं की नहीं थी। और याद रखें, जो प्रवासी कामगार होता है अपने घर से बाहर निकलता है, वो खुद तो एक खाता है, परंतु अपने गांव में 4 लोगों को वो खिलाता भी है। कुछ शहरों में सरकारों ने जो राशन दिए, बहुत से स्वयंसेवी संस्थाओं ने राशन दिए, भोजन की व्यवस्था कराई, लेकिन ये सारी व्यवस्था उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए थी जो वहां पर काम करता था। जो वहां काम करता था, चलो उसको तो आपने भोजन दे भी दिया, लेकिन उसके गांव में जो 3 महीने से भुखमरी छाई हुई है, उसका क्या इलाज है? और आज आपने उसको वापस भेज दिया। इसका मतलब वो वापस दोबारा अपने काम पे दिल्ली, बंबई, लखनऊ, हैदराबाद पहुंचने में कितना समय उसको लगेगा? क्या वो आसानी से वापस आएगा? तो कहीं ना कहीं आपने इस एमएसएमई की कमर तोड़ दी है। जो भारत में 70% रोजगार देती थी, उसकी आपने कमर तोड़ दी। उसके पीछे का कारण भी आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं कि न्यूनतम इतना वेतन मिलना चाहिए, लेकिन जिस समय बेरोजगारी बढ़ती है, कौन किसी कागज में जाके चेक करता है कि मुझे कितनी तनख्वाह मिल रही है? इनफैक्ट सही माने में बड़े बड़े उद्योगों में भी साइन किसी और अमाउंट पे किया जाता है और पेमेंट कुछ और की जाती है, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको नौकरी करनी है। मुझे कोई देता है 20,000 रुपए का साइन और मेरे को देता है अगर 40,000 रुपए, तो मैं लड़ नहीं सकता कि मैं 40,000 रुपए साइन करूंगा, मुझे 20 पे करने पड़ेंगे। तो
अब सरकार ने जो प्रवासी कामगारों को घर भेज दिया, इसका मतलब 3 महीने की तो आपकी ये प्रोसेस खत्म हुई। अगले 3 महीने तक कम से कम वहां पर कोई भी काम नहीं है। इसका मतलब 6 महीने के लिए आपकी इंडस्ट्रीज लगभग रुकी हुई हैं। देखिए, एक लॉकडाउन होता है तो जब वो इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव करती है उसमें बहुत समय लगता है। आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में ध्यान होगा, जिस समय कोई त्योहार आते हैं हमारे यहां पर, या जो बिहार उत्तर प्रदेश के भाई लोग अपने गांव की खेती छोड़कर आते हैं, जिस समय उनकी गांव में कटाई का समय होता है, बुआई का समय होता है, वो अपने गांव चले जाते हैं। त्योहारों में देख लीजिए, दिवाली पर लोग घर चले जाते हैं, होली पर घर चले जाते हैं, तो उससे वो वापस आने में हफ्ता 10 दिन तक वो पूरा उद्योग जगत सफर करता है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो अब तो आपने 3 महीने के लिए रख दिया, तो दोबारा 3 महीने के बाद उनको आने की परेशानी कहां पर कोई सोच पाएगा। और फिर उनके मन में एक विचार आ जाएगा, शहरों में बीमारी फैली, चलो ना ही जाए तो अच्छा है। तो इस मध्यम वर्गीय जो लघु और मंझले उद्योग हैं, इन पर बहुत बड़ी मार पड़ गई। अब क्या हुआ, 40 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ बेरोजगार हैं आज। इतने स्थिति में 14 करोड़ बेरोजगार का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 56, इसका मतलब अगर एक बेरोजगार के साथ में 4 व्यक्ति परिवार के जोड़ूं तो 56 करोड़ लोगों के पास खाने को नहीं है। हम तो कई बार सिर्फ रोजगारी गिनते हैं, आप ये भूल जाते हैं एक जो प्रवासी मजदूर है या जो एक आदमी एक रोजगार लेता है वो अपने 4 परिवार को भी पालता है। तो 56 करोड़ लोगों के ऊपर आजीविका का प्रश्न आ गया, उनके लिए रोजी रोटी का सवाल आ गया। एक उदाहरण से समझिए, पर्यटन में लगभग 4.5 करोड़ नौकरियां हैं। इसका मतलब लगभग 18 करोड़ लोगों का भोजन वहां से चलता है, रोजी रोटी चलती है। ये तो अब कब तक बंद रहेगा? बहुत लंबे समय तक, क्योंकि पर्यटन अगर खुल भी जाएगा तो लोग स्वयं नहीं आना चाहेंगे। 6-8 महीने का ये जो हवा फैल गया कोरोना का, ये 1 साल तक तो पूरा बाहर नहीं आएगा। अच्छा, सरकारें अपनी जगह क्या करिए, हम कौशल केंद्रित सूचना बना रही है कि हमारे पास क्यों कौन कौन से स्किल्स हैं, हम उनकी सूचना बनाकर लोगों को यहां काम देंगे। देखिए, आइडियली तो होना यही था। एक आदर्श देश में तो लोगों को अपने गांव से पलायन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी अगर उनको वहीं पर रोजगार मिल जाता, लेकिन वो नहीं मिलता है, तभी वो बाहर जाते हैं। जो बाहर जाकर 1000 रुपए कमाता है वो अपने गांव में 500 रुपए 600 रुपए कमाकर संतुष्ट रह जाएगा। स्थिति आज ये है। लेकिन उसको अपने यहां ना काम नहीं मिलता, 500 नहीं मिलता, तो शहर में 1000 कमाने जाता है। तो सरकारें कह रही हैं आप कौशल केंद्रित सूची बना लेंगे, तो गांव गांव में आप कहां पर कौशल दिलवाएंगे? अगर इतना आसान होता तो अगर प्रदेशों में पहले से रोजगार होता तो प्रवासी हैं ही क्यों? अपने गांव से अपने प्रदेश से बाहर जाने को कोई सोचेगा ही क्यों? यदि मेरी रोजी रोटी मेरे घर पर, मेरे घर के आसपास, मेरे परिवार के पास, मेरे आसपास के लोगों के पास अगर मेरे पास रोजगार है तो मैं जाऊंगा ही क्यों? तो प्रवासी शब्द का ही अर्थ या प्रवासी मजदूरों का ही अर्थ तभी आया जब आपके पास उस प्रदेश में, उसके घर के पास, उसके गांव के पास, उसकी तहसील के पास, उसके जिला के पास आपके पास काम नहीं है, तभी वो बाहर गए हैं। आज कह देना बहुत आसान है, हम उनकी सूची बनाएंगे, उसको नौकरी दिलवाएंगे कहां? सरकारों के पास तो नौकरियां हैं नहीं। सरकारें तो अपने उद्यम को बंद करेंगी क्योंकि सरकारों के पास तनख्वाहें देने का पैसा नहीं है। अब ये मतलब सरकार की भी मजबूरी समझिए। ये नहीं कि सरकार अपने स्वयं से कहती हम नौकरी नहीं देंगे। सरकार क्या करे? आज 10 लाख से 15 लाख के बीच में सरकार की अपनी जो पद हैं वो रिक्त होंगे। क्या करे सरकार? पैसा सरकार के पास स्वयं नहीं है। जो सरकार स्वयं 6.5 लाख करोड़ के कर्जे में बैठी हुई है 24 लाख करोड़ से, वो कहां से आपके नौकरी की तनख्वाहें देगी? तो नौकरी वो दे नहीं सकती है। अब वो वहां पर क्या करेंगे? अगर जो आज सरकारें कह रही हैं कि हम वहीं पर उनको काम देंगे, उसका मतलब यह कि वो किसी बाहर से लोगों को बुलाएंगे, उद्योगपतियों को, और गांव में इंडस्ट्री लगवाएंगे। उसके लिए पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, आधार ढांचा देना पड़ेगा, उसमें कितना समय लगेगा? ये बातें काफी हद तक एक आदर्श तरीके में तो यही होनी चाहिए, लेकिन ये आज की तारीख में बहुत इम्प्रैक्टिकल है। उसके बाद क्या है? आज अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 3 महीने के लिए आपने कामकाज बंद कर दिया, 1/4 आपका काम खत्म हो गया, 25% आपने अपना नुकसान कर दिया। अब करने की आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ी ये बात का सवाल है। लेकिन अब आप देखिए, बैंक, बड़े उद्योग और बीमा कंपनियां चलती रही। अधिकांश इसमें बीमा कंपनियां विदेशियों की हैं।
और वो तो कोविड के लिए, कोरोना के नाम पर नया नया बीमा खोलते रहे और वो कमाते रहे, लोग डर के बीमा कराते भी रहे। तो स्वरोजगार के सारे अवसर बंद हो गए। जो आदमी पहले छोटा मोटा अपना काम करने की सोचता था, मैं इस जगह को लेकर कोई ना कोई काम शुरू करूंगा, आज उसके मन में इतना डर आ गया है, मीडिया की वजह से इतना डर आ गया है कि वो इसको करने से पहले 4 बार सोचता है। तो जिसने कल दुकान खोलनी थी, पिछले मेरे ख्याल से अप्रैल में जिसे दुकान खोलनी थी, वो अब कम से कम अगले दिसंबर के बाद दुकान खोलेगा, अभी तो वो रिस्क ले नहीं सकता। तो इस तरीके से आपने स्वरोजगार के सारे अवसर बंद करा दिए। अब निर्यात बंद है पिछले 2.5 महीने से, माल बनेगा तो निर्यात अब जाएगा, कब तक शुरू होगा, उसमें भी 1.5 करोड़ से ऊपर रोजगार है। आपके रोजगार में कितनी कमी आ जाएगी, फिर वही कहूंगा, 1.5 करोड़ रोजगार का मतलब आप 4 से गुणा कर दीजिए, 6 करोड़ लोगों की रोजी रोटी चलती है उससे। एक अनुमान के मुताबिक 32,000 करोड़ प्रतिदिन का नुकसान इस लॉकडाउन में हुआ है। लगभग 60-65 दिन का अभी लॉकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। आगे कितना धीरे धीरे करके कब क्या खुलेगा तो एक सरकार के हाथ में है, परंतु खुलने के बाद वो अर्थव्यवस्था भारतीयों द्वारा लाइन पर लाई जाए, वो एक अलग प्रश्न है। तो आपके पास आज की तारीख में उतने दिनों से ही 24 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है अर्थव्यवस्था में। 24 लाख करोड़ की गिनती कितनी आप जानते हैं? भारत सरकार का, केंद्रीय सरकार का एक साल का कुल बजट 24 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार के एक साल के बजट का नुकसान हम इसमें लॉकडाउन में कर चुके हैं। अब सरकार की भी अपनी आय घटी। अब सरकार ने कुछ जगह कह तो दिया हम राशन दे रहे हैं, हम लोगों को जाने का खर्चा हम देंगे, राज्य सरकारें पैसा नहीं देंगी, जो कुछ भी है। एक सवाल यह है कि सरकारों के पास यदि आय घटी है तो सरकार ये पैसा जो देगी कहां से देगी? कल को मेरे आपके ऊपर टैक्स ही लगना है और कोई रास्ता सरकार, देखिए सरकार के पास कमाई का और कोई जरिया होता ही नहीं है। सरकार आप पर कर लगाएगी और अपने ये काम करेगी। अब ये काम करने तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी इसमें कितने हुए हैं, कितने इसमें से जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई ये नहीं पता, लेकिन जो भी है सरकार की आय तो घटी, रुपया भी टूटा। अब इतने सरकार को ऊपर से काम करने पड़े तो सरकार क्या करेगी? अब एक और कल्पना करें, जिस व्यक्ति ने जनवरी फरवरी के अंदर कुछ नया कर्जा लेकर के उद्योग चलाया, उसकी हालत तो आज अपने बंद करने लायक बना दी है, क्योंकि बैंक क्या है, 15% से अधिक का उस पर ऋण चलता है और 15% का उसको ब्याज देना है अभी। उसके बाद 3 महीने के लॉकडाउन की वजह से ब्याज तो उतना का उतना ही रहेगा। इसका मतलब उस पर इफेक्टिव ब्याज बढ़ जाएगा 20% के लिहाज से। आप इस छोटे उद्योगपति को कहते हैं जो आपसे ऋण लेकर के काम करता है, जिससे आप कहते हैं कि आप मल्टीनेशनल के विरोध में खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा मोदी जी ने कहा है कि वोकल लोकल के प्रति वोकल, परंतु सवाल यह है हम लोकल के प्रति वोकल आप हो तो जाएं, लेकिन आज एक व्यक्ति जब दुकान में सामान खरीदने जाता है उसको 100 रुपए का एक सामान मिलता है और लोकल सामान अगर इसको 105 का मिलता है तो शायद इतना तो वो राष्ट्र प्रेम कर लेगा, लेकिन 100 रुपए के की सामान के सामने यदि उसको 150 रुपए का कोई भारतीय सामान मिलेगा तो वो 100 रुपए का सामान लेगा, क्योंकि भारतीयों की क्रय शक्ति खुद उतनी नहीं है। तो वोकल फॉर लोकल तो ठीक है, परंतु साथ में जब 20% से अधिक ऋण पर मतलब ब्याज पर उसके पास पैसा आया है, उसकी रोलिंग आपको करनी है तो कितना पैसा उसको लगेगा उसके कंपैरिजन में, और उसको आप खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं उन लोगों से जो विदेशियों से यहां सामान आता है जहां पर पैसा 1 से 1.5 से 2% पर मिलता है। आप किस अर्थव्यवस्था को अब खड़ा कर पाएंगे? भारत आज की तारीख में 15% के ब्याज के बाद बिल्कुल बड़ी मेहनत से लेबर को पैसे कम दे करके सारे खर्चे बचा करके कट थ्रोट कंपटीशन में खड़ा था। आज आपने 5% का ये उस पर डाल दिया है। कामगार अगर अपने नहीं मिलेंगे तो उसको वहां के लोकल कामगार उठाने पड़ेंगे, उनकी कीमतें ज्यादा होंगी, वो महंगे होंगे, तो उसके बाद उसका प्रोड्यूस महंगा पड़ेगा। जब प्रोड्यूस महंगा पड़ेगा, उत्पाद महंगा होगा, तो कितने लोग उसको खरीद पाएंगे? तो इस तरीके से आपने बहुत बड़ी
अपने आप को बुरी स्थिति में खड़ा कर दिया है। हमारी सरकार पहले से ही 24 लाख करोड़ में 6 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में थी। अब मुझे लगता है सरकार बहुत बुरी तरह इस बजट में प्रॉब्लम होने वाली है। अपने आंकड़ों को सरकार जैसे भी दिखा दे, वो सरकार की अपनी मर्जी है। कहीं सरकार से कोई पूछे कि इतना आपने खर्चा कर दिया लोग कामगारों को लाने में, कल को ले जाने में, उनको राशन पानी, जो कुछ भी आपने खर्चा किया, उसका धन कहां है आपके पास? उसके लिए पीएम केयर फंड में आम आदमी पैसा दे तो आप उससे काम करेंगे। पैसा है नहीं सरकार के पास, इतना जो लोक लुभावन काम है वो कैसे कर पाएंगे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत की। सरकारें आ गई हैं और सरकारों को जो इनकम है भारत की कर व्यवस्था से, कर कहां से चलेगा? जब उद्योग नहीं चलेगा तो जीएसटी नहीं पैदा होगा, जब जीएसटी नहीं मिलेगा तो सरकारों को कर मिलेगा कहां से? इसलिए सरकार और भारत का मंझला उद्योग और 60% से अधिक रोजगार आपका खतरे में पड़ चुका है। ये भारतीय स्थिति होने वाली है। आज धीरे धीरे आप खोल रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जिस तरह आप कहते हैं खोलेंगे, कोरोना संकट बढ़ेगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी ये बात क्लियर होती जा रही है, ये एक किसी षड्यंत्र या किसी प्रपंच में हम फंसे थे। अब उनको लग रहा है यार इस प्रपंच को अब स्वीकृति कोई नहीं करेगा, स्वीकार कोई नहीं करेगा इसको, क्योंकि कहना से जिस कारण से आपने लॉकडाउन किया, आपको याद होगा जब लॉकडाउन किया तो क्या बोला, 12 दिन में कड़ी टूटेगी, 16 दिन में ये टूटेगा। वो सब जितने भी आपके नॉर्म्स से सारे फेल होते गए। जिस जिस बेस पर आपने नॉर्म्स बनाए थे, पता नहीं किसके कहने पर बनाए, उसके बाद सारे नॉर्म्स फेल हो गए हैं। तो अब सरकार को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अंदर ही अंदर मालूम है, लेकिन इस बात को एक्सेप्टेंस करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने कोरोना को क्या किया। एक वीडियो मैं आपको स्पेशली दूंगा, जापान से इस बात की तुलना आप करें। जापान नाम का देश जिसने लॉकडाउन नहीं किया, उसकी स्थिति और हमारी स्थिति में क्या अंतर रहा। तो ये मुझे लगता है भारत बहुत विकट परिस्थिति में आर्थिक रूप से आ जाएगा। अब इस भारत को उबारने के लिए क्या किया जा सकता है, ये हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।